चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। यानी कि विकास की जो दिशा है, द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड, यानी जो सीक्वेंस है दैट मींस इन्फेंसी, अगर जन्म से 2 वर्ष का बच्चा शैशवावस्था का बच्चा होता है तो वो पूरी दुनिया में होगा, है ना। वो सीक्वेंस सबके लिए, ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो गए पहले और बाद में आपका बचपन आएगा। पहले बचपन आएगा, फिर आपका किशोरावस्था आएगी, फिर उसके बाद जाकर के आपका अडल्टहुड वयस्क अवस्था आएगी, फिर जाकर के ओल्ड एज आएगी। आप चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो, ये विकास का क्या है, एक सीक्वेंस है, एक डायरेक्शन है। अगर हम सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की भी बात करें, डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें कि सर से पैर जाएगा, ऐसा नहीं है पैर से सर में चला जाएगा। अगर कोई बच्चा युगांडा का है या अमेरिका का है तो उसके लिए विकास की दिशा कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है, और सीक्वेंस भी सेम रहेगा। ठीक है, रेट में अंतर हो सकता है, दर विभिन्न हो सकती है कि किसी बच्चे में जल्दी कोई चीज हो गई, किसी में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक, बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, या एट हर और हिज ओन रेट। जो बच्चा है वो हर एक बच्चा अपने एक पर्टिकुलर दर से डेवलप होता है, यानी दर में अंतर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है जन्म से 2 वर्ष में, मान लीजिए किसी बच्चे ने 9 महीने में खड़े होकर के चलना सीख लिया, बेसिक्स सीख लिया एटलीस्ट, या कोई बच्चा है जो 11 महीने में चलना शुरू कर दिया, कोई बच्चा हो सकता है जिसको 1.5 साल यानी 18 महीने लग गए, तो दर में अंतर आ गया ना, लेकिन सीक्वेंस तो सेम ही है। ठीक, तो दर में अंतर हो सकता है, किसी के दांत जल्दी आ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो दर में अंतर होता है। ठीक, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी विकास के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत यहाँ लागू होता है। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक तरह से ऑर्डर में लाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक, आइए फटाफट से बताइए एक बार। बहुत वीक लग रहे हो आप। नहीं संजीव, ऑल गुड, अभी ठीक है। बीच में थोड़ा सा क्लास लेने के बाद क्वेश्चन मुझे आने लगे हैं बहुत बढ़िया। अंकिता, बस यही उद्देश्य है कि इतना लंबा डिस्कशन चलता है एक क्वेश्चन को लेकर के भी, है ना। फटाफट से 9:30 अब डेली मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आई अंडरस्टैंड संदीप, परेशान मत हो यार, है ना। अपडेट कर दिया जाता है ना, ऐसा तो नहीं है घर से बुला के यहाँ बिठा लिया और फिर क्लास कैंसिल हुई है ना। परेशान मत हो, आई अंडरस्टैंड, कोशिश करेंगे। देखो, द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर, मैं जो भी इनकन्वीनियंस आपको हुई है क्लास ना होने की वजह से, बिल्कुल आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आइए फटाफट से अब यहाँ आ जाते हैं वापस से। ठीक है, इंसानों को छुट्टी चाहिए होती है कभी कभी। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन और सीक्वेंस की, तो वो सबके लिए सेम है पूरी दुनिया में, लेकिन रेट में अंतर होता है। ये जो प्रिंसिपल है, ये विकास का कौन सा सिद्धांत है। डिसकंटिन्यूटी का कोई सिद्धांत होता ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है, अनिरंतर नहीं होती, निरंतर होती है। लीनियरिटी, अगेन लीनियरिटी का तो कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं है, स्पाइरल होता है विकास, वर्तुलाकार होता है, रैखिकता नहीं होती कि भाई 5% से बढ़ रहा है तो 5% से स्ट्रेट लाइन में जिंदगी भर बढ़ता रहेगा, तो एक रेखा में नहीं बढ़ता, बल्कि एक स्पाइरल में आगे पीछे बढ़ता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो ये तो कोई प्रिंसिपल हुआ ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो सेम है सबके लिए। तो यहाँ सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रेट में अंतर की। उसको क्या कहेंगे, तो रेट में अंतर को इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। तो उत्तर जो है वो डी ऑप्शन है, पृथकता का सिद्धांत कहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, विकास की जो रेट है, जो दर है विकास की, उसमें अंतर पाए जा सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी देयर। ठीक, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सबके लिए सेम, वो सीक्वेंस यूनिफॉर्म होगा बट रेट में अंतर होगा, रेट डिफरेंट होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा प्लीज, जो लोग नए लोग हैं, जो पहली बार डेवलपमेंट पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, कि विकास का जो सीक्वेंस है, ये वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस, विकास का सीक्वेंस, ऑर्डर, पैटर्न, ये सब यूनिफॉर्म है। क्या है, फिक्स्ड है, या मतलब सबके लिए सेम है। क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है सबके लिए एक जैसा, चाहे कहीं का भी बच्चा हो। लेकिन जो विकास की दर है, या स्टेजेस भी फॉर दैट मैटर, सेम ही होंगी, क्योंकि इन्फेंसी के बाद बच्चा जो है वो चाइल्डहुड में जाएगा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। लेकिन रेट में अंतर हो सकता है, दर जो है वो विभिन्न हो सकती है, किसी बच्चे में जल्दी होंगी चीजें कुछ, किसी में धीरे होंगी। तो रेट कैन बी डिफरेंट, रेट कैन बी डिफरेंट, रेट में अंतर पाया जा सकता है, बट जो सीक्वेंस है, यानी सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो ऑर्डर है, जो स्टेजेस हैं, जो पैटर्न है, वो सबके लिए सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिवर्सल होगा। अगर मैं कहूं क्या होगा, सार्वभौमिक होगा, लेकिन रेट में यानी दर में अंतर होगा।
इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी इसी से संबंधित एक बात है, वो है कि विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, प्रतिवर्ती। रिवर्सिबल नहीं होता यानी कि इसमें बैक गियर नहीं लग सकता है ना। वो ऑटो आपने देखा होगा, जो ऑटो या टेम्पो बोलते हैं यूपी में, तो उसको क्या है, आप आगे तो ले जा सकते हो, पीछे नहीं ले जा सकते, उसमें बैक गियर का हिसाब नहीं होता। गाड़ी में बैक गियर होता है ना, तो आप बैक गियर नहीं लगा सकते उसमें। इसी तरह से स्कूटर वगैरह में भी, तो वो उतर के उसको धक्का मार के पीछे लेके जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबल होने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्ट नहीं होगा, यहाँ रिवर्स गियर नहीं लगता, ठीक है। और अगर हम बात करें, बट रिवर्स नहीं होगा, प्रतिवर्ती नहीं है, लेकिन मॉडिफिएबल है। इस चीज में कंफ्यूज होते हैं लोग, और क्वेश्चन आजकल इस तरह से बनने लगा है। मॉडिफिएबल का मतलब क्या है भाई, चेंजेबल तो है, परिवर्तन तो संभव है। बेशक आप बड़े हो गए अगर आज, और कल छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप में परिवर्तन तो संभव होगा कि नहीं, है ना। आप मान लीजिए कोई हैबिट भी डेवलप हुई है, आपने कुछ समझ एक विकसित की है, उसको अनलर्न करके या ठीक तो कर सकते हो, चेंज तो कर सकते हो ना। तो मॉडिफिएबल, यस इट इज मॉडिफिएबल, बट रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता आज आप एडोलेसेंट या एडल्टहुड में हैं, आज आप 25 साल के हैं, कल 15 के बन जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दो अलग चीजें हैं। मॉडिफिकेशन इज संभव, बट रिवर्सिबल इज नॉट संभव एट ऑल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे एक एक नंबर बचते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आराम से समझेंगे, तसल्ली से, जमाने भर का समय है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो लोग जल्दी में क्वेश्चंस करते हैं, तो बेसिकली जल्दी में क्वेश्चन होने चाहिए जब पेपर आने वाला हो, या तो उस तरह की सिचुएशन हो जब आपने सब कुछ कर लिया, बस आप रिवीजन कर रहे हैं, है ना। यही वीडियो अगर आप देखें तो डबल स्पीड पे देख लें, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तभी वो आपको फायदा दे पाएगा, ठीक है। मैं भी बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ गीत आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, भूल मत जाइएगा। आ जाइए, असर्शन की अगर हम बात करें, यानी एक है स्टेटमेंट, ये नए क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, दूसरा दिया हुआ है इसका रीजन। यानी एक तरफ कथन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है, और उसका एक तर्क दिया हुआ है कि ये जो कथन है क्या सही है या गलत है, इसका रीजन ये आपको पता लगाना है, ठीक है। प्रदीप यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपको ये पता लगाना होगा ये कथन सही है कि गलत है, दूसरा अगर कथन सही है या गलत है जो भी है, उसका रीजन सही है कि नहीं है। तो दो बातें यहां जाननी होती हैं हमें। तो कथन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी या डाइवर्सिटी, हम इसको कह सकते हैं कि बच्चों और बचपन के बारे में समनानीकृत दावा करना कठिन है कि सब जो है एक जैसे ही होंगे, सबके लिए बचपन एक जैसा ही होगा, ये दावा करना कठिन है। क्यों? क्योंकि विविधता है। एक परिवार में एक बच्चा हो सकता है 12 साल तक भी खुद से दूध ना लेता हो, कभी एक परिवार में हो सकता है 8 साल में भी बच्चा बाहर बलून बेचता घूम रहा हो, है ना। दैट मीन्स विविधता के कारण, यानी अंतरों के कारण। सिर्फ ये आर्थिक स्थिति का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सामाजिक भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अलग अलग भाषा के आधार पर भी विविधता हो सकती है, रंग के आधार पर विविधता हो सकती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बच्चे और बचपन को जनरलाइज क्लेम नहीं कर सकते कि बचपन सबके लिए एक जैसा होगा, ये नहीं कह सकते। जनरलाइज का मतलब क्या है कि आपने कहा आपका एक एक्सपीरियंस खराब हो गया, अरे सारी लड़कियां खराब हैं या सारे लड़के खराब हैं, ये होता है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, कि आपने सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे हम बचपन को लेके भी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि सबका बचपन एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुलता है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ डाइवर्सिटी है। लोगों में या फैमिलीज में या बचपन में भी अंतर पाया जाएगा डाइवर्सिटी की वजह से, विविधता की वजह से। ये बात बिल्कुल सही लग रही है, हमें कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं हो रही, ट्रू है ये बात, ठीक। अब इसका रीजन क्या दिया है उसको समझना जरूरी है। देखो ये जो रीजन है ना, आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में समझना है, कथन के कॉन्टेक्स्ट में, कथन के संदर्भ में आपको तर्क समझना है कि उस कथन के अनुसार तर्क सही है या नहीं है। हो सकता है तर्क अपने आप में अलग से सही हो, बट कथन के अनुसार सही है कि नहीं है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, देखिएगा अगर हम बात करें रीजन की, तो चाइल्डहुड इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो बचपन है वो सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना है, ये संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। कैसे? वही अगेन सेम एग्जांपल, भाई अगर आप किसी एक समाज या संस्कृति में हैं और आप एक पर्टिकुलर स्थिति से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको 12 साल के 18 साल तक भी बचपने में रखा गया हो, आपके लिए सारे काम करके दिए गए हो, आपको दूध हाथ में मिला हो, आपका ध्यान रखा गया हो, आपके कहने से पहले चीजें आ गई हो, है ना। और वहीं अगर आप दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हैं, तो हो सकता है आपने बचपन से ही रोटी कमाना शुरू कर दिया हो अपने घर वालों के साथ। तो समाज और संस्कृति के हिसाब से बचपन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। दोनों ही बातें क्या है, सही है। दैट मीन्स बिल्कुल सही बात हो रही है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो कौन सा आंसर आप सही दे रहे हैं? 70% लोग ए ऑप्शन सही कह रहे हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए में क्या कहा गया था कि ये डिफिकल्ट है कि हम जनरलाइज कर पाए चाइल्डहुड को, क्योंकि विविधता है। और रीजन इसका ये दिया गया क्योंकि सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, जो बचपन है वो कोई फैक्चुअल कंस्ट्रक्ट ना होकर के क्या है, सोशियो कल्चरल
कंस्ट्रक्ट है। इसको एज से मत देखिएगा कि 2 से 12 साल का बच्चा चाइल्डहुड में आएगा, वो तो एक अलग चीज हो गई, वो बायोलॉजिकल बात हो गई कि आपने एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया, बट सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इसको अलग तरह से देखा जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉट करेक्ट आर, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों फॉल्स है ही नहीं, या दोनों फॉल्स है ये हम कह नहीं सकते। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 says which of the following statement is a correct explanation of the process of socialization of a child? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है। यानी सामाजिकरण क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम समाज के एक मेंबर या एक्टिव मेंबर होना सीखते हैं कि समाज में रहते कैसे हैं, क्या तौर तरीके हैं, क्या नियम कायदे कानून है, क्या चीजें वांछित यानी एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीजें नॉन एक्सेप्टेबल हैं या फिर हम कहें अवांछनीय हैं, है ना। मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां तौर तरीके क्या है, वहां गेम्स रूल्स क्या हैं, उन सबको हम एक्वायर करते हैं सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में, राइट। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सी एक बात सही है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन, चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यानी बच्चे के जो संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां, इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं, खतरनाक हिंदी दी हुई है। देखिए, चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे का पोटेंशियल है, जो संभावना है, जहां तक वो जा सकता है, वो डेफिनेट रिजल्ट है किसका, सिर्फ उसकी हेरिडिटी से उसका डेवलपमेंट होगा। कुल मिला के बात ये की है, यानी कि मैच्योरिटी से ही डेवलपमेंट होगा, जी नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात हमें पता है, तो सिर्फ एक चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। और सोशलाइजेशन में तो स्पेशली एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड कंप्लीटली बाय सोशल एनवायरमेंट। देखो, कंप्लीटली कहना ये ऐसा होगा कि आपने उसको कच्ची मिट्टी वाला सीन समझ लिया, आपने उसकी फ्रीडम बिल्कुल खा गए आप, तो वो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हिज और हर डेस्टिनी। अब ये सब बातें बाल विकास में या साइकोलॉजी में नहीं चलती कि डेस्टिनी से सब कुछ निर्धारित होगा, आपकी फ्री विल कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं होता। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये हम कह सकते हैं कि जो विकास, बच्चों का विकास है, वो आनुवांशिक और पारिवारिक पर्यावरणीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है, यानी इंटरप्ले बिटवीन जो आपकी हेरिडिटी से मिला है और जो आपको एनवायरमेंट में आपने क्या किया है, अडेप्ट किया है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का गुणनफल है, कौन, विकास। ये सोशलाइजेशन के बारे में यहां सही होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पढ़िएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए, बहुत फेमस हुआ था ना बीच में, कोई स्टेटमेंट था हमारे होम मिनिस्टर का, आई थिंक समथिंग कुछ तो हुआ था, तो वो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, क्रम में, ठीक है। यानी इसको क्रोनोलॉजी को हम समय से जोड़ सकते हैं, कालानुक्रमिक बोलते हैं हिंदी में, यानी 2001 के बाद 2002, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी सीक्वेंस, टाइम का सीक्वेंस क्रोनोलॉजी एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए, यानी पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ये पहचानना है। तो ये तो हमें सबको पता है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है, SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, ये निमोनिक है, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, पियाजे की 4 स्टेजेस सीक्वेंस में याद रखने के लिए इसका एक फुल फॉर्म बना दिया जाता है, सम पीपल कांट फोकस, बट आप सिर्फ SPCF याद रखेंगे तो S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, मैं लिख के भी बता देती हूँ एज वाइज। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट 1 नंबर में आता है और फिर भी कुछ % लोग गलत करते हैं। देखना अभी यहाँ भी एटलीस्ट कितने 17% लोग अभी भी आंसर गलत दे रहे हैं, जबकि इतना इजी है ये SPCF, ठीक। SPCF ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय गामक अवस्था, जहां पे बच्चा अपने सेंसेस का प्रयोग करेगा। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है ये, जन्म से कितने 2 वर्ष की अवस्था। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं इसको, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये है आपकी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। फिर आता है C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोले तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, जहां आपका कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन आ जाएगा। F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक अनुक्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 एंड अबव या 11 to 16 भी कई जगह पे मिल जाएगा, बाकी 11 एंड अबव याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, जहां हाइपोथेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग और भी बहुत सारी चीजें यहाँ आती हैं। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं SPCF से कि 4 स्टेजेस का सीक्वेंस क्या है।
चलिए आते हैं, यहाँ आप देख लीजिए एसपीसीएफ कहाँ बन रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, सी से शुरुआत हो रही है, एफ से हो रही है, यहाँ पी से हो रही है, तो एक ही उत्तर सही बचा, सिंपल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अगर आपने शांति से पहले क्वेश्चन, अभी जल्दीबाजी मत करो, जिन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए जल्दीबाजी करना सही है, वो अगर उत्तर फटाफट पढ़ के दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी करके और वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है, तो आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया, दैट मींस हाफ बैटल आपकी वॉन हो गई, मतलब जीत गए आप आधी लड़ाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आ गया तो बाकी तो आप फिर आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आंसर यही चार ऑप्शंस में से कहीं, आपको तो बनाना नहीं है, अलग से लिखना तो है नहीं। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी की आलोचना कौन सी है। पियाजे के सिद्धांत, अब आलोचना जनरली भी सबकी होती है, कोई भी आप भाई इंसान हो ना, भगवान तो हो नहीं सकते हो कि आप में कोई कमी ना हो, लोग तो खैर उनमें भी निकाल दें। ठीक, तो उस केस में क्या है कि जो क्रिटिक है, हर थियरी का लगभग कोई ना कोई क्रिटिक होता है, या कुछ लोग क्रिटिक करते ही हैं, तो पियाजे की थियरी का क्रिटिक आपको यहां समझना है, यानी वो कहां गलत रहे या किस एंगल से लोग उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, किसी ने कोई कांग्रेशन या पता नहीं क्या कुछ तो पूछ रहे थे आप। खैर देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजेस थियरी। पहला ऑप्शन है, आप लोग कह रहे हैं 46% लोग डी आंसर दे रहे हैं, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग्स, यानी पियाजे ने ये नहीं माना कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। अरे वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि बच्चे क्या है, बुद्धिमान है। लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने बच्चों को, यानी नन्हे वैज्ञानिक है। जिस तरह से एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, एक रिजल्ट तक पहुंचता है और किसी भी चीज को ऐसे नहीं मान लेता, बच्चा भी क्या है, उसको कुछ भी दे दो, आप एक पेन भी दे दो, उसको भी खोल के देखेगा, जांचेगा, यानी वो भी अपने आप में एक साइंटिस्ट के जैसा है, नन्हा वैज्ञानिक है, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट है। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो पियाजे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते, तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा। पियाजे अंडरएस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका। देखते हैं, मे बी पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि पियाजे जो है कहते हैं कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये ऑपोजिट बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी बोल दिया इन्होंने। पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस, यानी पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को कॉन्टिन्यूअस माना, बिल्कुल भी नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस माना। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेज देगा दैट मींस वो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस मानता है। वाइगॉस्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि वाइगॉस्की ने कोई स्टेज ही नहीं दी। वाइगॉस्की कह रहे हैं भाई एज मैटर नहीं करती, आप कभी भी कैसे भी, एक नॉर्मल प्रोसेस है, समाज और संस्कृति से सीख लेंगे। लेकिन जिसने भी स्टेज की बात कर दी, स्टेज मतलब जन्म से 2 वर्ष में ये होगा, 2 से 7 में ये होगा, 7 से 11 में ये होगा, 11 से इतने में ये होगा, दैट मींस तोड़ दिया, डिसकॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत रेयर कहीं आपको देखने को मिलेगी ये बात। ठीक, तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये तो इनकी आलोचना हो ही नहीं सकती जब कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो आपने सभी ने गलत उत्तर दिया है। इसका जो सही उत्तर है वो सिर्फ बी ऑप्शन, जो कि 30% लोग दे पा रहे हैं फाइनली। वो क्या है? पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका। एट टाइम्स ऐसा होता है कि प्री ऑपरेशनल में ही लोग क्या करने लगते हैं, उनमें ट्रांजिटिव रीजनिंग, या मैं कहूं एक तरह से कुछ लोगों का कंजर्वेशन, या वो जो रिवर्सिबिलिटी है, कुछ बच्चे वो भी धारण कर लेते हैं। बेसिकली उनकी जो एबिलिटीज है प्री ऑपरेशनल में, या जो लैंग्वेज है, ईगोसेंट्रिक होना है, वो भी उन्हें एक तरह से हेल्प करती है। तो उन्होंने कुछ एस्पेक्ट में कमतर आंका प्री ऑपरेशनल स्टेज को, जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। कई बार इस बात पे थोड़ा एक कहें विवाद भी होता है कि कुछ चीजें जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आनी चाहिए वो कई बार प्री ऑपरेशनल के अंत तक ही आ जाती हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल की 2 सब स्टेजेस होती हैं, अगर आपको याद हो तो। सेकंड स्टेज है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो फटाफट से बताओ कमेंट करके। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, आगे पीछे हो तो एक बार बताना कमेंट करके, बहुत टाइम हो गया। अगर हम बात करें, पहली होती थी इसकी इंट्यूटिव स्टेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोई कर रहा है कमेंट कि नहीं? पता नहीं, ये देख लें बस, हद से हद यही होगा, या तो इंट्यूटिव मैं पहले बता दूंगी, इंट्यूटिव स्टेज, और दूसरी प्री कॉन्सेप्चुअल या समथिंग, ऑपोजिट भी हो सकता है, प्री कॉन्सेप्चुअल आगे आ सकती है। 1 मिनट में देख लूं, किसी को तो याद हो गई। लेट मी सी। हाँ, किसी को नहीं याद। कहाँ गए वो लोग जो पहले पढ़ा करते थे? बैच वाले तो होंगे, उनको बताया होगा। प्री कॉन्सेप्चुअल आई थिंक पहली होती है, एक बार देख लेना, ये सर्च कर लेना, सर्च में मिल जाए तो, नहीं तो नोट्स में कहीं ना कहीं कराया हुआ होगा मैंने। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन पे अलग से वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, समझ गई मैं आपकी बात।
आई थिंक प्री कॉन्सेप्चुअल बाद में या कुछ तो इस तरह का पंगा है। प्री कॉन्सेप्चुअल मान लेते हैं ऐसे, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अभी पहले लिख लेते हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव, ये आपकी होती है 2 से 4 और ये 4 से 7। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बार किसी को कंफर्म है तो बताओ। इंट्यूटिव 4 से 7, हाँ उल्टा बता दिया क्या मैंने? बस इसी बात का मुझे डर है थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाओ यार, चेक ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। दिमाग इतनी जगह पे बट गया ना आजकल। इंटरनेट तो बिल्कुल सही जगह नहीं है, चेक करने के लिए मिलेगा ही नहीं कुछ। चलो खैर, इसको बाद में देखेंगे। एक बार एक काम करेंगे, कल एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लूंगी। मेरे ख्याल में इसको आगे पीछे कर लेना, ये इंट्यूटिव या तो यहाँ आ जाएगी। अभी के लिए इसको स्टार मार्क कर लो, कल एक बार फाइनल डिस्कस कर लेंगे। हद से हद बस इसमें इतना ही हो सकता है कि प्री कॉन्सेप्चुअल पहले आ जाए और इंट्यूटिव आगे चली जाए, बस दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा, तो ये आपके लिए भी होमवर्क है। ठीक है, फिर वो नहीं होते खतरनाक टीचर। देखो एक बार आगे आते हैं। खैर क्वेश्चन हमारा कुछ और था, हम पहुंच गए कहीं और। इसमें जो है वो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, के पियाजे ने एट टाइम्स अंडर एस्टिमेट किया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है उसकी जो क्षमताओं को कई बार कम तर करके आंका। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्री कॉन्सेप्चुअल खत्म होते होते बच्चे वो चीजें भी धारण कर लेते हैं, उनमें वो क्षमताएं आ जाती हैं जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाकर के कहीं आती हैं। ठीक है, आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पर। एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग, चिल्ड्रंस moral reasoning is controlled by external rewards और punishments in which stage। यानी कि moral reasoning की अगर हम बात करें कोहलबर्ग की थ्योरी की, तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स यानी बाहरी जो रिवॉर्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, उनसे, और पनिशमेंट से कौन सी एक स्टेज है जिसमें बच्चा जो भी एक्शंस होंगे उसके वो या तो पनिशमेंट से बचने के लिए होंगे या फिर रिवॉर्ड के लिए होंगे। तो ये तो पहली ही स्टेज है। अब स्टेज की इसमें बात नहीं हो रही, लेवल की बात हो रही है। तो पहली स्टेज कहाँ आएगी? प्री कन्वेंशनल लेवल में आएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगी, जिसमें 2 स्टेजेस हैं। एक है आपकी क्या, ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है आपका क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको हम कह रहे हैं। थर्ड है गुड बॉय गुड गर्ल, फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर, फिर 5वीं स्टेज है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, देन लास्ट इज योर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। 6 स्टेजेस हैं ये 3 लेवल में। ठीक, तो प्री कॉन्सेप्चुअल यानी पूर्व पारंपरिक स्तर पे, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, यहाँ पे इसको तो हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, ये अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। According to Jean Piaget, human baby is born with some instincts and reflexes termed as। यानी जीन पियाजे के अनुसार जो एक मानवीय शिशु है वो जन्म लेता है कुछ इंस्टिंक्ट्स यानी कुछ प्रवृत्तियों और कुछ रिफ्लेक्सेस के साथ। रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं? जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे आपकी पलकों का झपकना, जैसे आपका हार्ट बीट, वो अपने आप चल रही है ना, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं। तो बच्चे कुछ रिफ्लेक्सेस और कुछ इंस्टिंक्ट्स के साथ जन्म लेते हैं, इनको पियाजे क्या कहते हैं? तो इनको एकोमोडेशन कहेंगे, माइंड मैप कहेंगे, ऑपरेशंस कहेंगे, या स्कीमास कहेंगे? फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। 4360 लोग देख रहे हैं और लाइक कितने लोगों ने किया? 2100। बहुत बढ़िया, 2100 है। हाँ सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ये प्यार का कहानी नहीं खत्म हो रही कुछ लोगों की। संजीत अभी भी प्यार के बारे में पूछ रहे हैं, संडे को पूछा करो ऐसी बातें, है ना। स्टडी में मन नहीं लगता, उसकी शादी हो गई, अरे तो शादी हो गई तो खत्म हो गई ना बात, जाने दो, है ना। प्यार मन में रखो, अब जीवन में थोड़ा ना रखोगे। जब नहीं रहा जीवन में, नहीं रहा, क्या करोगे? आप अकेले हो जिसके साथ हो रहा है, पता नहीं कितने लोगों के साथ यही हो रहा है। चलो आ जाओ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, खाओगे क्या? जीवन तो इसी से चलेगा कि नहीं? देखिए एक बार अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं 65% लोग, मतलब स्कीमास। बात बिल्कुल सही है, ये उत्तर आपका सही है। लास्ट में आपने भसड़ कर दी थी लास्ट ऑप्शन में। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन चाइल्ड या ह्यूमन बेबी, जो मानवीय शिशु है, वो कुछ इंस्टिंक्ट उसमें फिक्स्ड होते हैं, प्री सेट होते हैं एक तरह से इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्तियां,
और रिफ्लेक्सेस आपके कुछ होते हैं सेट। स्कीमा में भी कुछ 4 तरह की चीजें होती हैं, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, आप बच्चे को ऐसे टच करेंगे वो ऐसे ऐसे करेगा। उसका जो पैर होता है, अब मैं पैर ऊपर उठा के नहीं दिखा सकती, बट जो पैर है उसके बीच में सेंटर में अगर आप टच करेंगे तो वो ऐसे ऐसे करेगा, है ना, ये एक दूसरा रिफ्लेक्स हो गया, है ना। इसके अलावा और भी कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे आपका पलकों का झपकना है, या फिर सकिंग की अगर हम बात करें, स्कीमा है कुछ जो प्रीसेट होते हैं, जैसे सकिंग हो गया। बच्चों को आप ऐसा थोड़ी कोई ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा दूध कैसे पिएगा, वो सकिंग उसके अंदर प्रीसेट स्कीमा होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ स्कीमा उसके अंदर पहले से होते हैं, प्रीसेट होते हैं, तो इसको हम स्कीमा कहेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ और कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर हम बात करें, न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन, यानी नया ज्ञान जो है वो किस जोन में बनेगा, बताइए। कोई कह रहा है मेरी लाइफ खत्म सी लग रही है, ऐसा जीवन में कई बार लग सकता है, कोई बात नहीं, खत्म नहीं होती ऐसे जिंदगी जब तक आप उसको कहीं और ले जाने की नहीं सोचेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी की फुल वीडियो बना देंगे मोहम्मद, बना देंगे, डोंट वरी, मैं लिख लेती हूँ। कई सारी वीडियोस आपकी आनी है, पेंडिंग पड़ी हुई है, मेरे पास पेन ही नहीं है, मतलब पेन तो है, अच्छा हाँ नेक्स्ट लर्न के इतने पेन रखे हैं, फिर भी दिक्कत, देख रहे हो पेन ही पेन है, आपके मीटअप के बचे हुए पेन है। चलो इसी बात पे, हाँ क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी ना लिख लेती हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसके बचे हुए 2 पार्ट्स है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी के, एक वीडियो में आ जाएंगे वो, ठीक। एईएस पे बताएंगे डिटेल। ए ऑप्शन है, 36% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन सही है। देखिए वाइगोस्की कहते हैं कि नई नॉलेज यानी नया ज्ञान जो है उसकी रचना किस जोन में की जाती है, तो पहला ऑप्शन है व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, यानी जो बच्चा जानता है और उसमें जो जानने का सामर्थ्य है उसके बीच में नए ज्ञान की रचना होगी। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बी ऑप्शन है व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रीच। देखो अगर मच बियॉन्ड होगा तो वो पहुंच नहीं पाएगा, है ना, जो उसका पोटेंशियल है जितना वो जानता है, इस बीच में अगर कहीं है तो नॉलेज नई कंस्ट्रक्ट करना इजी है। लेकिन मच बियॉन्ड, मान लीजिए पोटेंशियल यहां का है, इतना वो जानता है, और आप कह रहे हैं मच बियॉन्ड यानी यहां पहुंच जाओ, तो वो फिर प्रॉब्लम है, यहां नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी। आप हाथ उठा देंगे। अब आपको कहें कि भाई सीटेट हो गया, चलो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, आपको कहें सीधा सीटेट की पढ़ाई करके और यूपीएससी का सोचो, तो वो दिक्कत होगी, है ना, या साइंटिस्ट बन जाओ कल, कुछ भी अलग ही आउट ऑफ रीच, है ना। चलते हैं फिर है सी ऑप्शन, व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट द टीचर थिंक्स शी शुड नो, कि जो बच्चा जानना चाहता है और टीचर सोचती है कि क्या सीख सकता है। ऐसा इसमें नहीं होता कि बच्चे की मन की इच्छा या इच्छाओं पे बेस्ड नहीं है। फिर है डी ऑप्शन, व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स थिंक शी शुड नो। देखो पेरेंट्स की बात ही नहीं है यहां, सिंपल बात है, जितना आप जानते हैं और जितना आपका पोटेंशियल है, मतलब आप यहां तक पहुंच सकते हैं, आप अभी यहां हैं, तो ये गैप आप तय करेंगे, यानी इसमें नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जहां पे न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का जो सामर्थ्य है, इसके बीच में न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी एज पर वाइगोस्की। इसको जेडपीडी के रूप में भी आप देख सकते हैं। जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है, जो आप आज जानते हैं और जहां तक आप पहुंच सकते हैं, इसके बीच में आप न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो न्यू नॉलेज है या नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके बीच में होगा, है ना, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल जितना है और यानी सामर्थ्य है, और जितना आपकी करंट नॉलेज है उसके बीच में आप सीखेंगे, है ना, आसान बात है। और यहां सिखाने में मदद कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर टीचर हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। और ये एमकेओ करता क्या है, ये स्कैफोल्ड करेगा, ये आपको टेम्परेरी हेल्प देगा, मचान कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग को। समझ पा रहे हो ना कहानी क्या चल रही है। चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल 64% आंसर सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही डिस्कशन कर रही हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये जो इतने दिनों से मैं शांत थी ना, मतलब मेरे अंदर चीजें भरी हुई थी, मेरे को एक्सप्लेन करना है, आज मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को एक्सप्लेन करने से, है ना। प्याज में पूछ कुछ रहा है, मैं कहीं और तक जाके बता रही हूँ, बट ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, है ना। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है आई तुम। अच्छा और कुछ, या शायरी सेशन रख लेते हैं ना, इतना सर लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो सब छोड़ के बातें कर लेते हैं। चलो आ जाओ इधर। अगर हम बात करें, कोई तो कमेंट कर रहा है प्री कॉन्सेप्चुअल और उस पे, हिंदी में बता देते सर, इंग्लिश में बता देते सरकार। पूर्व संक्रियात्मक, हाँ प्री कॉन्सेप्चुअल पहले है और वो जो आपका इंट्यूटिव वो बाद में है ना, राइट में कहा। चलिए ठीक है, आ जाइए इधर। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो 65% लोग अग्री कर रहे हैं इससे। चलिए देखते हैं। आ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स हिज और हर क्लासमेट्स इन द सेम वे, यानी एक बच्चा है क्लासरूम में, वो अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठी को सेम वे में हिट करता है या उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसको मारता है
इन द सेम वे दैट ही शी हैज सीन बीइंग पनिश्ड एट होम, यानी घर पे अगर उसको 2 स्केल पढ़ते हैं तो वो भी अपने क्लासमेट को कह रहा है 2 स्केल मारूंगा तेरे, क्यों? क्योंकि उसने घर में वही होते हुए देखा है उसके साथ या अपने किसी भी भाई बहन के साथ। दैट मीन्स ऑब्जर्व किया है। दैट मीन्स बेंड्यूरा को याद कीजिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। सामाजिक संरचनावाद ये आगे पीछे कर दिया है इसमें, अवलोकनात्मक अधिगम होगा ये हिंदी में सी ऑप्शन मानिएगा और इंग्लिश में बी ऑप्शन मानिएगा। ये सोशल कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं है, ये सोशल लर्निंग थियरी तो है लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन जैसा वर्ड नहीं है, ठीक। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग नहीं है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जिसमें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, जो उसने देखा वो वही रिपीट करेगा। बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट आप याद कर लीजिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड, एक बालक केंद्रित या बाल केंद्रित कक्ष में क्या होना चाहिए? तो देखेंगे फटाफट से भाई क्या होना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब जहां बच्चा सेंटर में है, बच्चे की एक्टिविटीज पे फोकस होगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हैव प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत से संसाधनों का प्रावधान। फिर है बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यानी जो ग्रुपिंग है, जो समूह है, वो लचीलापन होना चाहिए कि आप चेंज कर सकें। ठीक बात है, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा अच्छी होती है। यूज टेक्स्ट बुक एज दी ओनली रिसोर्स, टेक्स्ट बुक ओनली रिसोर्स कभी भी नहीं होती, वन ऑफ दी रिसोर्सेज हो सकती है। पाठ्य पुस्तक बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है, एकमात्र रिसोर्स कभी भी नहीं हो सकती। तो कभी भी टेक्स्ट बुक को एकमात्र रिसोर्स नहीं समझना, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप सिखा सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन 4 हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यानी छात्रों की सक्रिय भागिता। चलो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छा होता है बच्चों के लिए क्योंकि वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर आता है 5th ऑप्शन फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड, देखो रिजिड नहीं होता कभी भी, जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये भी हट गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, 3rd भी और 4th भी। सही क्या लग रहा है? 1st, 2nd और 4th। 1st, 2nd, 4th का कहीं है कॉम्बिनेशन दिख रहा है? बिल्कुल ए ऑप्शन में ही है। तो ये दोनों बातें, तीनों बातें सही हैं, बाकी ये 2 गलत हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं क्योंकि ये रट्टेबाज लोगों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एज पर द थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के अनुसार आप क्या सही समझेंगे? पहला ऑप्शन इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी कॉन्स्ट्रक्ट, यूनिटरी का मतलब है सिंगल, जबकि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आता है इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि एक जेनेरिक एबिलिटी है जो आपके संचित ज्ञान और अनुभव से आ जाएगी। तो फिर तो हम ये कह देंगे कि लता मंगेशकर जी ने जो है वो गा गा के खुद को अच्छा किया होगा, उनकी आवाज उनकी जैसी ही आवाज हो जाएगी, फिर तो किसी की भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो उस केस में अच्छी हो सकती है, बट ऐसा थोड़ी है कि कोई भी सेम लेवल पे चला जाएगा प्रैक्टिस करके, है ना। तो ये तो कहना गलत होगा। इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 3 प्राइमरी की बात उन्होंने की ही नहीं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात कौन करते हैं? थर्स्टन करते हैं, लुई थर्स्टन। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है उन्होंने। फिर आता है डी ऑप्शन इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस ईच वन ऑफ विच हैज अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 76% लोग आंसर सही दे रहे हैं। केवीएस की वैकेंसी को लेकर बहुत दुखी हैं आप, थोड़ा रुक जाइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर इतनी ही समस्या या कुछ अफवाह फैल गई है। अगर बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। इनकी थियरी को लेके हम यही कहते हैं कि मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेज ऑफ इंटेलिजेंस हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकते हैं, बहुबुद्धि हो सकती है। कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई गार्डनिंग में इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई लोगों को समझने में इंटेलिजेंट हो सकता है, यानी बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। और ये एक और बात इनकी इस थियरी से निकल के आती है कि यदि ब्रेन का एक हिस्सा अफेक्ट होता है तो बाकी प्रकार आपके इंटेलिजेंस के एज इट इज रहेंगे, तो इसलिए बायोलॉजिकल वे भी इसमें है। तो डी ऑप्शन इसलिए सही है, बाकी तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है सही। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा एक बार। टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन को एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, यानी आप टेस्ट किस लिए कर रहे हैं, आप आकलन किस लिए कर रहे हैं, आप असेस किस लिए कर रहे हैं, आप जांच किस लिए रहे हैं, ताकि लर्निंग बेहतर हो सके। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, ठीक है। ऑफ लर्निंग क्या होगा? जो सीख लिया उसका आकलन, नंबर दे दिया, जजमेंट पास कर दिया, बात खत्म। वो नहीं है यहाँ पे। बात है कि सीखना है इसलिए और अच्छे से आकलन कर रहे हैं। आप आकलन कर रहे हैं क्योंकि सीखना है, अभी उससे फीडबैक मिलेगा, ठीक। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। चलिए देखते हैं। मेक कंपैरिजंस, नहीं, ये कंपैरिजन के लिए फॉर लर्निंग नहीं होता बिल्कुल भी। एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमिन द गैप्स इन देयर लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चे के काम को आप एनालाइज कर रहे हैं और गैप कहाँ है, अंतर, वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, कहाँ कमी रह गई है, उस पे आप फोकस कर रहे हैं। ओनली गिव येस नो क्वेश्चन इन असेसमेंट टेस्ट, ऐसा भी नहीं होता, यहाँ फीडबैक के लिए होता है ये।
यस नो वाला तो आपके नंबर चेक या जजमेंट के लिए होता है। टेस्ट दी रिकॉल कैपेसिटी नहीं, यहाँ बेसिकली पेन पेपर टेस्ट को हटा करके हम ये कहते हैं कि आप बच्चे का फीडबैक या उसको सभी एस्पेक्ट्स में हम जांच सकें, राइट। चलिए आते हैं आगे अब इसी बात के साथ। ये सीसीई वाली वीडियो अगर आप सर्च करेंगे लेट्स लर्न पे तो आपको मिल जाएगा। अब आया है एनईपी का एक क्वेश्चन, द होलिस्टिक 360 डिग्री, इस पे बहुत बात हुई है कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, यानी जो 360 डिग्री आकलन की या बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड की 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा आपका। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री क्या होता है? पूरा घूम गए आप, चारों तरफ से आपने बच्चे को देख लिया, ये है सिंपल 360 डिग्री आकलन हो गया यही, ठीक। चलो देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट सिर्फ नंबर के लिए या जजमेंट के लिए होता है, तो ये 360 डिग्री हुआ ही नहीं, इसने तो एक ही एस्पेक्ट देखा सिर्फ, ठीक है। हो सकता है बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है या पेपर पेंसिल में अच्छा नहीं है, हो सकता है किसी और चीज में अच्छा हो। असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, रटने का कोई भी असेसमेंट नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, नहीं, पेपर पेंसिल नहीं, होलिस्टिक टेस्ट होना चाहिए, सर्वांगीण, पेपर पेंसिल भी प्लस उसके को करिकुलर एक्टिविटीज भी, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये बात सही है कि बच्चा खुद से भी खुद को असेस करे, उसके पीयर्स यानी उसके सहपाठी भी उसको आकलन करे, उसके टीचर्स भी, सब मिलकर के, यानी 360 डिग्री यानी सभी दिशाओं में उसका आकलन हो। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो 360 डिग्री के सबसे क्लोज आंसर है वो ये है। 360 डिग्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुद का और पीयर्स का आकलन, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। What should a teacher do in a classroom that has learners from diverse linguistic backgrounds? यानी एक टीचर को ऐसी क्लासरूम में, ऐसी कक्ष में क्या करना चाहिए जहां कई भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं। तो पहला ऑप्शन है penalize learners whenever they speak in their mother tongue, यानी बच्चों को दंड देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए जैसे ही वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। हमारे देश में जितनी भी पॉलिसीज अब तक आई हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, कोठारी कमीशन हो, एनसीएफ हो, कोई भी ये नहीं कहता कि बच्चे की मदर टंग या मातृभाषा को आप यूज मत होने दो। तो ये तो हो गई बात गलत। फिर आता है क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बाय एनकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थी को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहन महसूस हो, कि वो खुल के अपनी बात कह सके। चाहे एक हरियाणवी बच्चा है और एक पंजाबी स्कूल में पढ़ता है तो अपनी बात हरियाणवी में भी कह सके, है ना, अपनी बात। अगर कोई और बच्चा है गुजरात से है तो वो बेसिकली अगर उसमें थोड़ा बहुत टच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे की मदर टंग के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपनी बात को कहे, वो किस भाषा में कहता है वो मैटर नहीं करेगी एटलीस्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि हम अप्रिशिएट करेंगे उसको, उसके एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज करेंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, टेल द स्टूडेंट्स टू स्पीक ओनली इन दी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज एटलीस्ट प्राइमरी क्लासेस में मातृभाषा को आप क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। आस्क द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू एनरोल इन होम ट्यूशंस, कोई सेंस है इस बात की? है होम ट्यूशंस में आप एनकरेज कराने के लिए कहेंगे, ट्यूशन अलग से एक काम चलाएंगे और स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं फिर हम। तो कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जहां बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर सके, मातृभाषा का प्रयोग कर सके। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है सेशन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और ये जो बैच है ये सिर्फ करियरविल ऐप पे है, पता नहीं कहाँ से लोगों ने फेक वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई हैं, कोर्स बेच रहे हैं, फिर वो कोर्स आपको मिलेगा नहीं लेट्स लर्न के नाम पे, तो उससे बचिए। और कोई ना तो ऐप है ना कोई और प्लेटफॉर्म है जहां मैं इन्वॉल्व हूँ सिवाय करियरविल के, ठीक है, नहीं तो लेट्स लर्न है, दैट्स इट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर भूल गए हो। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, कल मिलते हैं।